मणिकर्णिका के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार वियतनाम को लेकर विश्व भर में राजनीतिक हलचल तेज होती है और उसके साथ ही साथ तुलसीराम जी जिक्र करते हैं दिल्ली में भी या देश में भी जो राजनीतिक हलचल है उसके बारे में, और साथ ही अपनी 2 बार की गई दिल्ली यात्रा का ब्यौरा देते हैं, जिसमें वे बताना नहीं भूलते कि बनारस और कलकत्ता की तरह दिल्ली उन्हें लुभा नहीं सकी पहली ही नजर में। तो अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जवाहर। सन 1969 का साल साहित्यिक रूप से मेरे तथा गोरख दोनों के लिए बड़ा रोमांचकारी था, जिसका एकमात्र कारण था 15 फरवरी 1969 को प्रख्यात शायर मिर्जा गालिब की मृत्यु सदी का आना। तमाम पत्र पत्रिकाओं में गालिब के बारे में लेख छपते। मैं इन लेखों को बड़े चाव के साथ पढ़ता और गोरख पांडे को भी बताता। चूंकि गोरख संस्कृत विश्वविद्यालय के गुरुकुल प्रणाली वाले आचार्य की शिक्षा लेकर आए थे, इसलिए संस्कृत साहित्य को छोड़कर हिंदी या उर्दू साहित्य का उनका ज्ञान बड़ा सीमित था। तो ऐसे ही थोड़ी कबीर ने संस्कृत को कूप मंडूक कहा है कि भाषा बहता नीर। संस्कृत कुएं का पानी है, जबकि भाषा जो है वो बहता नीर है। उन्हीं दिनों मैंने किसी लेख में गालिब की एक लाइन पढ़ी थी, हमें तो मारा इस होने ने, गर हम ना होते तो क्या होता। इस लाइन को मैंने ज्यों ही गोरख को सुनाया, वह खड़े हो गए और उत्तेजित होकर कहने लगे कि इसमें तो सार्थ का अस्तित्ववाद छिपा है, इसीलिए कहीं से गालिब का लेखन उपलब्ध करवाइए। मैं समझती हूं ये एक अच्छी पहल है कि जहां भी आपके मनपसंद चीजों की छाप आपको दिखाई दे उसे पढ़ डालना। मैंने लंका, गौदौलिया, राजा दरवाजा तथा गुरुबाग आदि मोहल्लों में किताब की दुकानों को छान मारा, किंतु गालिब कहीं नहीं मिले। अंतोतगत्वा मैं अंदाजतन वश बनारस कैंट स्टेशन गया, जहां मुझे व्हील एंड व्हीलर कंपनी की दुकान पर पॉकेट सीरीज वाला दीवाने गालिब मिला। उनकी कीमत थी मात्र 3 रुपए। कैंट स्टेशन से कैलाश भवन आते समय रिक्शे पर बैठे बैठे मैं लगभग 1/3 दीवाने गालिब पढ़ गया। गालिब की नज़्मों और गजलों में इस्तेमाल की गई फारसी मिश्रित शब्दावली को समझना बड़ा मुश्किल काम था, किंतु हर पृष्ठ के नीचे ऐसे शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखा हुआ था, इसीलिए समझना आसान हो गया था। मैंने तत्काल गोरख पांडे को नहीं बताया कि दीवाने गालिब मिल गए, अन्यथा वे तुरंत उसे उठा ले जाते। इसलिए पूरा पढ़ जाने के बाद 3-4 दिन बाद उन्हें बताया। दीवाने गालिब मिलते ही गोरख पांडे उसमें पूरी तरह खो गए। गालिब की अनेक रचनाएं वे रट गए और मेरे कमरे पर जब भी आते सस्वर गाकर सुनाने लगते। वे जिन गजलों को बड़े चाव से सुनाते उनमें पंक्तियां बहुत मशहूर थीं। ये ना थी हमारी किस्मत, विसाले यार होता, नुक्ता ची है गमे दिल, उसको सुनाए ना बने। इसके ऊपर तो बहुत मशहूर हिंदी का गाना भी है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वे समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ये भी डायलॉग के तौर पर हमने कई बार सुना है फिल्मों में। बड़े बेआबरू होकर तिरे कुचे से हम निकले तथा कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, आदि आदि। उन्हीं दिनों कर्ज की पीते वाली गजल को ध्यान में रखकर प्रख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का एक व्यंग्य धर्मयुग नामक पत्रिका में छपा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जहां कहीं भी शराब खाना हो उसके सामने सूदखोरों की भी दुकान होनी चाहिए, ताकि लोग इधर से कर्ज लें और उधर शराब पिए। अतः ये काम गालिब की मृत्यु सदी में उनके लिए असली श्रद्धांजलि होगी। तो तुलसी राम जी खासे प्रभावित रहे हैं हरिशंकर परसाई जी से। जगह जगह उनका जिक्र देना विनय पिटक के साथ नहीं भूलते। या तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संदर्भों को जोड़ते हैं या हरिशंकर परसाई जी की संदर्भों का यदा कदा वर्णन करते हैं। तो मैं पुनः आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि आवारा भीड़ के खतरे प्लेलिस्ट में चेक करिए, और इससे रिलेटेड ये जो मार्क्सवादी चमत्कार उपखंड है, इसमें जितनी भी पॉलिटिक्स डिस्कस हुई है
वहां से लेके बाबरी मस्जिद गिरने तक 1995 तक की सारी पॉलिटिक्स व्यंगात्मक शैली में हरिशंकर परसाई जी ने लिखी है। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। अतः ये काम गालिब की मृत्यु की सदी में उनके लिए असली श्रद्धांजलि होगी। इसे पढ़कर गोरख परसाई के भी फैन हो गए। उस समय वे बड़ी खड़ी बोली में गीत लिखते थे। उनके कई गीत भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका ज्ञानोदय में छपे थे। गोरख पांडे पर कवि शंभुनाथ सिंह की कविताओं का बड़ा असर था। वे हमेशा शंभुनाथ सिंह की प्रसिद्ध कविता समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए को भी गाते रहते थे। शंभुनाथ सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर थे। कुछ दिनों के बाद हम दोनों कार्ल मार्क्स तथा सार्थ को भूलकर हरदम गालिब की रट लगाए रहते थे। ऐसा था कि हम दोनों गालिब में अपना चरित्र ढूंढने लगते थे। यदि आपको मुर्दैया का अंतिम खंड याद हो कि आजमगढ़ में फाका कशी, तो उससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार अपने चरित्र के अंदर गालिब के चरित्र को ढूंढा करते होंगे तुलसीराम जी। हमारे बीच जब भी गालिब पर चर्चा होती अतः गोरख धीरे से कहते थे, कुछ पदार्थ है। पदार्थ का मतलब शराब से होता था। पदार्थ पर खत्म होती हमारी चर्चा हमें गिरजाघर गोदौलिया चौमुखानी स्थित शराब खाना पहुंचा देती। उस देशी शराब खाने में बैठकर पीने की व्यवस्था थी। 50 लोग वहां हमेशा जमा रहते थे। सामने ठेलों पर चिकना बेचने वाले होते थे। चिकना में तली हुई कलेजी, मछली तथा चने की घुघुरी आदि मिलती थी। वहां भी 8 आने से लेकर 8 आने में छोटा भरूका तथा 1 रुपए में बड़ा भरूका भरकर शराब मिलती थी। ये जिक्र बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंबेडकर छात्रावास के सामने के पास वाले शराब खाने का तुलसीराम जी ने जिक्र किया है मुर्दैया के आखिरी खंड में। हम दोनों हमेशा 3-3 छोटा भरूका पीकर रात हो जाने पर शराब खाने से बाहर आ जाते थे और पैदल ही चल देते थे। लड़खड़ाकर चलते हुए हमें गालिब एकदम दबोच लेते थे और हम उन पर चर्चा का अंत ही नहीं होता था। मेरे निवास कैलाश भवन से पहले 80 स्थित गोरख का निवास पड़ता था। वहां हम चले जाते और फिर वही पुरानी कहानी नून तेल लकड़ी वाली दोहराने लगते थे। तो यहाँ पर एक खासियत है, अमूमन लोग जो है वो अपनी कमजोरियों को छुपा जाते हैं, लेकिन अपनी आत्मकथा में तुलसीराम जी ने अपनी किसी भी कमजोरी को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। ये काबिल तारीफ है कि किसी भी चीज को टोटलिटी में देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति में सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां होती हैं, बुराइयां भी हैं। लेकिन यहां पर शराब पीने से ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि वे शराबी थे। वे अपने काम को लेकर कितने फोकस थे, इसके ऊपर हमारा ध्यान फोकस रहना चाहिए। वे पढ़ना लिखना चाहते थे, पढ़ाई की उनमें ललक थी, उसी के बाबत उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। शराब पीना उनका व्यक्तिगत चॉइस में आता है, उससे सामाजिकता पर कोई उन्होंने फर्क नहीं पड़ने दिया, ये कहने का मतलब है, और इसको हमेशा ध्यान भी रखना चाहिए। इस तरह गालिब की मृत्यु सदी में हम भयंकर पदार्थी बन गए थे और शाम को समय समय पर हमारी पदार्थ यात्रा जारी रही। उन दिनों गोरख मार्क्स की तरह दाढ़ी बढ़ा लिए थे, किंतु जब गालिब का भूत सवार हुआ तो उनकी दाढ़ी के कुछ हिस्से में गालिब की दाढ़ी भी उग आई। उसी वर्ष की अंतिम तिहाई में 2 अक्टूबर को गांधी जी की जन्म सदी भी आ गई थी। गालिब की मृत्यु सदी के साथ गांधी जी की जन्म सदी विचारों के तौर पर एकदम विरोधाभासी थी। बहुत खूबसूरती से अपनी बात कहते हैं तुलसीराम जी। यही खासियत है उनके लिखावट की कि गांधी जी के विचार बिल्कुल विरोधाभास करते हैं गालिब के विचारों से। बीएचयू के छात्रों में गांधी जी के प्रति बड़ा उत्साह नहीं दिखाई देता था। दिखाई भी कैसे देगा, क्योंकि जिस विचारधारा की भेंट गांधी जी चढ़ गए उस विचारधारा के लोग क्यों उत्साहित होंगे। सभी छात्रों की जुबान पर गांधी जी का एक ही कथन याद रहता था, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना चाहिए। आजकल इस कथन को लेकर कंगना रनौत भी काफी मशहूर रही हैं। इस कथन का छात्र खूब मजाक उड़ाते थे, उनका भी खूब उड़ा है।
गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांत पर भी खूब चर्चा होती। मैं छात्रों से कक्षा के बाहर बहस करते हुए अक्सर कहता था, अहिंसा तो गौतम बुद्ध का सिद्धांत था, किंतु गांधी ने उसे हड़प कर अपना बना लिया और उनके मुंह से कभी बुद्ध का नाम नहीं निकला। तो ये वैचारिक चोरी जो जगह जगह वे करते रहे हैं, अतः ये एक वैचारिक बेईमानी थी। मैं ये भी बताता कि रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम गा गाकर गांधी जी ने धर्मांधता फैलाने का काम किया। ये एक नए विचार को बल देता है, एक नए चिंतन को इनफैक्ट बोलना चाहिए। मेरे इस तर्क से अधिकतर छात्र अचंभित होते, किंतु अनेक लोग मेरे बुद्धि संगत विचार से सहमत भी होते। बीएचयू के संदर्भ में गांधी जन्म सदी की सबसे उल्लेखनीय घटना थी खान अब्दुल गफ्फार खान यानी सीमांत गांधी का पाकिस्तान से भारत आना। उन्हें लेकर जयप्रकाश नारायण बीएचयू आए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को देखकर मुझे विचित्र अनुभूति हुई थी। मुझे लगता था कि मानव रूप में किसी लंबी पेंटिंग को देख रहा हूं। ऊंचे कद वाले, बड़ी बड़ी बाहों तथा गिद्ध के ठोर जैसी लंबी नाक वाले। उन्हें देखकर निगाहें कहीं और उनसे हटने का नाम नहीं लेती थीं। उनकी एक सभा बीएचयू के विशाल एम्फी थिएटर मैदान में हुई थी, जिसमें विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर कालू लाल श्रीमाली भी उपस्थित थे। छात्रों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों की भारी भीड़ इकट्ठा थी। खान साहब ठीक 2 अक्टूबर 1969 को भारत आए और यहां पहुंचते ही वे दिल्ली में अनशन पर बैठ गए, क्योंकि ठीक उसी समय अहमदाबाद में सांप्रदायिक दंगा हो गया था। खान साहब दंगों से बहुत आहत थे। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ देश में जो राजनीति चल रही थी उसका भी भरपूर जिक्र है इस आत्मकथा में, और उसका पड़ने वाला इंपैक्ट विश्वविद्यालयों में, खासकर बीएचयू में, क्योंकि वो वहीं की सारी स्टोरी बयां कर रहे हैं, भी जिक्र है कि किस प्रकार राजनीतिक हलचल तेज हो जाया करती थी बीएचयू में किसी भी घटना के हो जाने की वजह से। अतः उनका पूरा भाषण सांप्रदायिक राजनीति के एकदम विरोध में था। अनेक लोग उनके भाषण से आहत हुए थे, क्योंकि दंगों के समय अक्सर आम लोगों में हिंदुत्ववादी भावना व्याप्त हो जाती है। बीएचयू में ऐसा देखने को मिला था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि किस प्रकार जो हलचल है राजनीति की वो विश्वविद्यालयों को भी अपना निशाना बनाती है। इसी के ऊपर हरिशंकर परसाई जी का एक लेख, जिसमें वे उल्लेख करते हैं, लेख इस वक्त मैं भूल गई हूं, लेकिन आवारा भीड़ के खतरों में मैंने उसको पढ़ा है, जिसमें वे इस बात का उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार विश्वविद्यालय जो हैं वे जातिवाद के घोर अड्डे होते हैं। होना तो यह चाहिए था। शायद आचार्य नरेंद्र देव वाला आर्टिकल है, मैं अभी आपको बता देती हूं, इसमें लिखा हुआ है मैंने, आचार्य नरेंद्र देव और समाजवादी आंदोलन, ये है आर्टिकल। और एक और है विधायकों की बिक्री, स्वस्थ सामाजिक हलचल और अराजकता, ये 3 लेख। तो स्वस्थ सामाजिक हलचल और अराजकता में हो सकता है ये आचार्य नरेंद्र देव और समाजवादी आंदोलन, इन दोनों में से किसी एक में इस बात का जिक्र है। और अपनी बात को वे पुख्ता तरीके से रखते हैं कि किस प्रकार पढ़ने लिखने से दिमाग और खुलना चाहिए था, लेकिन हुआ इसके विपरीत। हम ज्यादा संकीर्ण हो गए हैं पहले के मुकाबले, और किस प्रकार जातिवादी राजनीति जो है वो हम लोगों पर हावी होने लगी और विश्वविद्यालय इसके सबसे बड़े अड्डे बन गए हैं। तो उस लेख को आप सुन सकते हैं आवारा भीड़ के खतरे प्लेलिस्ट में जाकर। अब शायद आपको वो लेख जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर तुलसीराम जी ने बहुत सिंप्लीफाई तरीके से उन सब चीजों को लिखा है। तो ये समझ में आ गया तो अब वो लेख भी समझ में आ जाएगा, और क्योंकि व्यंग्यात्मक शैली में है तो आप उसको सुनते वक्त एंजॉय भी बहुत करेंगे। बीएचयू में ऐसा देखने को मिला था। खान अब्दुल गफ्फार खान उस अवसर पर बहुत दुखित दिखे थे। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी थी। इस संदर्भ में आज मैं सोचने लगता हूं कि उनके जिंदा रहते यदि अयोध्या में बाबरी दहन तथा उसके बाद मुंबई या गुजरात जैसे सैकड़ों दंगे होते तो वे कैसा महसूस करते। बनारस में उनकी 1 दिवसीय यात्रा तो समाप्त हो गई, किंतु दूसरे दिन बनारस के अखबारों में जयप्रकाश नारायण के विरुद्ध टिप्पणियां छपी। उन्हें अखबारों ने तुनक मिजाज बताया, क्योंकि उन्होंने पत्रकारों को खान साहब से बात करने से मना कर दिया था।
गांधी जन्म सदी में मुझे गांधी नहीं बल्कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने बहुत प्रभावित किया था। अंतोतगत्वा 1969 के खत्म होते होते एक बार फिर से गालिब हमारे सिर पर सवार हो गए, जिसका एकमात्र कारण था 27 दिसंबर को उनका जन्म दिवस यानी 172वां जन्मदिन। मुझे गालिब की गजलों और नज्मों में इन पंक्तियों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। मेरी किस्मत में गर गम इतना था, दिल भी यारब कई दिए होते। कहते हैं कि गालिब का अंदाजे बयां और है, तो यही वो अंदाजे बयां है जो वो कहते कुछ है लेकिन उसका एक्चुअल जो चोट होती है वो किसी और जगह होती है। उस दिन मेरी और गोरख पांडे की एक और पदार्थ यात्रा गिरजाघर चौमुहाने पर समाप्त हुई थी। उसी के साथ जब ये प्रकरण समाप्त हो गया तो गालिब मेरे मस्तिष्क पर सवार होकर एक बार फिर बोल उठे, बक गया हूं जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। बिल्कुल सही बात है, इतना कुछ बोल गए हैं वे कि लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा है। और यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देना चाहती हूं। यहां पर वे जिक्र करते हैं कि यदि आज गफ्फार खान साहब मौजूद होते तो क्या प्रतिक्रिया होती उनकी बाबरी मस्जिद ढाए जाने पर या गुजरात के दंगों तक। हरिशंकर परसाई जी के जो लेख हैं वो 1995 तक के हैं। मैं थोड़ी देर पहले इस बात को दोहरा भी चुकी हूं, अब फिर दोहरा रही हूं। और वहां पर उनकी पिटाई तक कर दी थी। तो आखिरी जो लेख है उसमें कहीं भी लेख किस तिथि में लिखा गया है वो मेंशन नहीं है। वे बहुत पहले इस चीज को प्रोजेक्ट कर चुके थे कि कौन राष्ट्रपति आगे जाके प्रधानमंत्री बनेगा। अटल बिहारी वाजपेयी को वो पहले प्रोजेक्ट कर चुके थे और उसके चलते उनकी पिटाई कर दी गई थी राह चलते हरिशंकर परसाई जी की। तो आखिरी लेख जो है सन्नाटा बोलता है। पहले मैं रेफरेंस नहीं समझ सकी थी, लेकिन सुनील कुमार सुमन जी, जिनके आप में से बहुत से फॉलोअर्स भी होंगे, उन्होंने जब इस चीज का जिक्र किया तो तब मैं उस लेख को समझ पाई थी। इस प्रसंग का जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूं, पता नहीं आपके ध्यान में है या नहीं। तो एक बार आवारा भीड़ के खतरों पर दोबारा लौटिएगा जरूर। तो यहां पर हम मणिकर्णिका के चौथे उपखंड का समापन करते हैं। अगले एपिसोड में इसके 5वें उपखंड की तरफ हम बढ़ेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।